महानगर के सबसे पॉश इलाके में स्थित वैभव विला के विशाल लॉबी में सन्नाटा पसरा हुआ था। इतालवी मार्बल की बनी फर्श पर जब भी कोई कदम रखता, उसकी आवाज गूंज उठती। शाम के ठीक 7 बज रहे थे। झूमर की पीली रोशनी में पूरा घर जगमगा रहा था, लेकिन उस चमक में कोई गर्माहट नहीं थी। ड्राइंग रूम के आलीशान इटालियन सोफे पर सविता बैठी थी। उसने अपनी पसंदीदा ऑफ वाइट कलर की कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनी थी। सविता को तड़क भड़क वाले रंग नापसंद थे। उसका मानना था कि असली ओल्ड मनी और हाई सोसाइटी का लुक केवल हल्के एलिगेंट रंगों से ही आता है। वह अपने नाखूनों पर रीगल पेस्टल शेड का नेल पेंट लगा रही थी कि तभी घर की पुरानी नौकरानी सावित्री दबे पांव वहां आई। चलो मैडम, अब मैं चलती हूँ। रात का सारा काम निपटा दिया है। साहब के लिए सूप भी डाइनिंग टेबल पर ढक कर रख दिया है। सावित्री ने अपने आंचल को समेटते हुए बेहद विनम्रता से कहा। वह पिछले 5 वर्षों से इस घर में अपनी वफादारी का पसीना बहा रही थी। सविता ने अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स की घड़ी पर एक सरसरी नजर डाली। उसने सावित्री की तरफ देखा तक नहीं। अपनी नजरें नाखूनों पर टिकाए रखते हुए वह बेहद ठंडे और रुखे स्वर में बोली, ठीक है सावित्री, जाओ और सुनो। वो जो फ्रिज के निचले हिस्से में कल की बची हुई पनीर की सब्जी और कुछ सूखी रोटियां रखी है, उन्हें समेट कर अपने साथ लेती जाओ। अपने बच्चे को खिला देना। वैसे भी तुम लोगों को रोज रोज ऐसा शाही खाना कहाँ नसीब होता है। खराब करने से अच्छा है कि किसी गरीब के पेट में चला जाए। सावित्री का हाथ मुख्य दरवाजे के नक्काशीदार हैंडल पर ही ठिठक गया। शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। यह पहली बार नहीं था जब उसे इस घर में अपनी गरीबी का एहसास कराया गया था, लेकिन आज सविता के लहजे में जो गहरी हिकारत थी, उसने सावित्री की आत्मा को झकझोर दिया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उसने उन्हें पी लिया। अपने भूखे और बढ़ते बच्चों का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने चुपचाप अपना पुराना स्टील का टिफिन उठाया, उसमें बची हुई चीजें डाली और भारी कदमों से घर की चौखट पार कर गई। सविता के इस बर्ताव को देखने वाली वह अकेले नहीं थी। रसोई के ठीक बगल वाले हिस्से में खड़ी उसकी छोटी देवरानी मीनाक्षी ने यह सब सुना था। मीनाक्षी का दिल भर आया। उसने गहरी सांस ली और अपने आंचल से अपनी उंगलियों को दबाया। वैभव विला सिर्फ सविता का नहीं था। इस घर की नींव में मीनाक्षी के पति अजय के दिन रात का खून पसीना भी शामिल था। लेकिन आज इस घर की हवाओं में सिर्फ और खुदगर्जी का धुआं था। कुछ साल पहले तक कहानी बिल्कुल अलग थी। विनोद और अजय दोनों भाई एक बेहद साधारण शहर से आकर इस महानगर में बसे थे। विनोद बड़े थे, शांत और थोड़े अंतर्मुखी स्वभाव के। अजय छोटा था, लेकिन असाधारण रूप से बुद्धिमान, दूरदर्शी और मेहनती। जब दोनों ने मिलकर टेक्सटाइल और रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया था, तब उनके पास बैठने के लिए अपनी कोई ऑफिस तक नहीं थी। अजय ने शुरुआती 3 साल तक केवल 4 घंटे की नींद ली। उसने डीलर्स के चक्कर काटे, मिलों में जाकर रातें बिताई और अपनी बेहतरीन बिजनेस स्ट्रेटजी से रॉयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ढांचा खड़ा किया। विनोद बड़े भाई थे, इसलिए अजय ने हमेशा भारतीय परंपराओं का मान रखते हुए उन्हें कंपनी का चेयरमैन बनाया और सारा क्रेडिट उनके नाम कर दिया। जैसे ही बिजनेस ने आसमान छुआ, घर में अथाह पैसा आ गया। इस पैसे के आते ही विनोद की पत्नी सविता के रंग ढंग पूरी तरह बदल गए। उसे लगने लगा कि यह सब उसके पति की किस्मत और सूझबूझ का नतीजा है। वह मीनाक्षी को एक साधारण छोटे शहर की लड़की के रूप में देखने लगी, जिसके पास कोई क्लास नहीं था। उसी रात डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा था। मेज पर चांदी के बर्तनों में 56 भोग सजे थे। विनोद चुपचाप खाना खा रहे थे और उनके दोनों बच्चे अपने अपने आईपैड में व्यस्त थे। सविता ने अपनी कटोरी में सूप लेते हुए जानबूझकर बात छेड़ी। विनोद जी, मैं सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते जर्मनी से जो नया डिनर सेट आ रहा है, हम उसे ही इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा उठना बैठना जिन कमिश्नर और बड़े बिल्डर्स के परिवारों में है, उनके सामने यह पुरानी क्रॉकरी अच्छी नहीं लगती। हमारा एक स्टेटस है, हमें उसे मेंटेन करना होगा। विनोद ने बिना सिर उठाए कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे सविता।
सविता का हौसला बढ़ा। उसने तिरछी नजरों से मीनाक्षी की तरफ देखा, जो चुपचाप अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। और हाँ मीनाक्षी, मैं तुमसे भी कितनी बार कह चुकी हूँ कि हर वक्त यह साधारण सूती और खादी की साड़ियाँ पहनकर घर में मत घुमा करो। कम से कम जब मेरे क्लब की सहेलियां घर आए तो तुम अंदर के कमरे में ही रहा करो। लोग देखते हैं तो क्या सोचते होंगे कि बड़े भाई की पत्नी इतनी रॉयल, क्लीन गर्ल एस्थेटिक को फॉलो करती है और देवरानी अभी भी वही पुरानी रूढ़िवादी सोच में जी रही है। थोड़ा हमारे स्तर का भी तो ख्याल रखो। मीनाक्षी का हाथ रुक गया। उसके 7 साल के बेटे आरव और 9 साल की बेटी अनन्या ने अपनी माँ की तरफ देखा। बच्चों के चेहरों पर भी अपनी माँ के लिए हुआ यह अपमान साफ दिख रहा था। अजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी चम्मच प्लेट पर जोर से पटकी। भाभी, आपकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। आप जिस स्तर और जिस स्टेटस की बात कर रही है ना, वो इस घर के पुरुषों की मेहनत से बना है। और जहाँ तक मीनाक्षी की सादगी का सवाल है, वो इस घर के संस्कार हैं, कोई पिछड़ापन नहीं। सविता ने नकली हंसी हंसते हुए कहा। अरे अजय, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो बस मीनाक्षी के भले के लिए कह रही थी। अब इसमें गलत क्या है? आखिर विनोद जी ने बिजनेस के दम पर ही तो आज हम सब इस मुकाम पर है। अगर समाज में उठना बैठना है तो तौर तरीके तो सीखने ही होंगे। विनोद जी के बिजनेस के दम पर इन शब्दों ने अजय के स्वाभिमान पर सीधा प्रहार किया। उसने अपने बड़े भाई विनोद की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि भैया बड़े होंगे और सविता को उसके औकात याद दिलाएंगे। वे कहेंगे कि यह बिजनेस अजय की बदौलत है। लेकिन विनोद ने अपनी नजरें झुका ली और पानी का गिलास उठाकर पीने लगे। वे अपनी पत्नी की फिजूल खर्ची और तीखे स्वभाव के सामने पूरी तरह घुटने टेक चुके थे। बेडरूम में आते ही अजय का गुस्सा आंसुओं में बदलने लगा था। वह कमरे में चक्कर काट रहा था। मीनाक्षी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और चुपचाप अजय के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अजय के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मीनाक्षी, मैं अब और नहीं सह सकता। अजय की आवाज भारी भी थी। भाभी का ये रोज रोज का ताना, ये पैसों का नंगा नाच। वे यह भूल गई हैं कि इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए मैंने अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल झोंक दिए हैं। आज वे भैया के नाम का ढोल पीटकर हमारे ही आत्मसम्मान को कुचल रही हैं। और भैया भैया ने एक शब्द तक नहीं कहा। मीनाक्षी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत और स्थिर था। उसने अजय को बेड पर बिठाया और कहा, अजय, जब किसी इंसान के पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाता है तो सबसे पहले उसकी आंखें बंद होती है और विवेक मर जाता है। दीदी को इस समय केवल अपनी तिजोरी की चमक दिखाई दे रही है। उन्हें रिश्तों का मूल्य समझ नहीं आएगा। अगर हम यहाँ रहे तो हमारे बच्चे भी इसी कड़वाहट और हीन भावना के साए में बड़े होंगे। तो तुम क्या चाहती हो? अजय ने मीनाक्षी की आंखों में देखा। मैं चाहती हूँ कि हम यह घर छोड़ दें। मीनाक्षी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हमें इस सोने के पिंजरे की जरूरत नहीं है जहाँ हमारे आत्मसम्मान की हर रोज नीलामी होती हो। आपकी मेहनत आपकी अपनी है। हम फिर से शुरुआत करेंगे शून्य से। मुझे सूखी रोटी मंजूर है, लेकिन अपमान का यह शाही पकवान नहीं। अजय ने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। उस रात वैभव विला के एक कमरे में स्वाभिमान ने अहंकार के खिलाफ अपनी पहली जंग का ऐलान कर दिया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने वैभव विला के आलीशान लॉन को छुआ तो घर का माहौल बिल्कुल अलग था। मुख्य हॉल में 2 साधारण सूटकेस रखे थे। अजय, मीनाक्षी और उनके दोनों बच्चे वहां खड़े थे। विनोद जब नीचे उतरे और उन्होंने यह मंजर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भागते हुए अजय के पास आए। अजय, ये क्या पागलपन है? सुबह सुबह बच्चे और सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अजय ने विनोद के पैर छुए और कहा, भैया, मैंने हमेशा आपको पिता समान माना है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूं। इस घर की हवा अब मेरे परिवार के सांस लेने लायक नहीं रही। तभी सीढ़ियों से रेशमी नाइटी पहने, हाथ में ब्लैक कॉफी का कप लिए सविता उतर कर आई। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक कुटिल मुस्कान थी। अरे विनोद जी, क्यों रोक रहे हैं आप इन्हें? जाने दीजिए ना, सविता ने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा। स्वाभिमान का भूत जब सर पर चढ़ता है तो इंसान को अपनी जमीनी हकीकत दिखाई नहीं देती। देखने दीजिए इन्हें भी कि बाहर की दुनिया में कितनी धूप है। जब 4 दिन में आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा
और बच्चों की स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होंगे तो अपने आप पैर पकड़ते हुए इसी वैभव विला के दरवाजे पर वापस आएंगे। अजय ने सविता की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक गहरी करुणा थी। उसने विनोद की तरफ रुख किया। भैया, कंपनी के जितने भी शेयर्स और अधिकार मेरे नाम पर है, मैं उन सब पर अपना दावा छोड़ता हूँ। मैं अपने साथ इस घर या बिजनेस का 1 रुपया भी लेकर नहीं जा रहा। मुझे रॉयल ग्रुप कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अजय, विनोद की आवाज रुंध गई, पर सविता की तीखी नजरों ने उनके शब्दों को उनके गले में ही दबा दिया। मीनाक्षी ने आगे बढ़कर सविता के पैर छूने चाहे, पर सविता 2 कदम पीछे हट गई। मीनाक्षी ने मुस्कुराकर हाथ जोड़े। चलते हैं दीदी, भगवान करे आपका यह वैभव हमेशा सलामत रहे। चारों लोग मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गए। गेट बंद होने की आवाज पूरे बंगले में गूंज उठी। विनोद सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गए, जबकि सविता ने चैन की सांस लेते हुए कहा, चलो, घर का एक बड़ा हिस्सा खाली हुआ। अब मैं यहाँ अपनी सहेलियों के लिए एक नया योगा स्टूडियो बनवाऊंगी। शहर के दूसरे छोर पर रेलवे स्टेशन के पास एक पुराना और तंग मोहल्ला था, शांति नगर। वहाँ की गलियां संकरी थी, नालियों की हल्की बदबू हवा में तैरती थी और घरों की दीवारें सीलन से भरी थी। अजय ने इसी मोहल्ले में एक पुरानी इमारत की दूसरी मंजिल पर 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया था। घर में कदम रखते ही अनन्या और आरव ने चारों तरफ देखा। वहां ना कोई मखमली सोफा था, ना ही एसी की ठंडी हवा। एक कोने में कुछ पुराने बर्तन रखे थे और फर्श पर केवल एक चटाई बिछी थी। अजय को लगा कि शायद उसके बच्चे रो पड़ेंगे, लेकिन मीनाक्षी ने तुरंत स्थिति को संभाला। उसने बच्चों को गले लगाया और कहा, पता है बच्चों, आज से हम एक नए एडवेंचर पर हैं। ये हमारा अपना छोटा सा महल है, हम इसे मिलकर सजाएंगे। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। अजय ने एक छोटी सी लॉजिस्टिक कंपनी में मैनेजर की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उसकी सैलरी वैभव विला के एक दिन के खर्चे के बराबर भी नहीं थी। सुबह उठकर उसे लोकल ट्रेन की भीड़ में धक्के खाने पड़ते, फाइलें संभालनी पड़ती और अपने जूनियर बॉस के ताने भी सुनने पड़ते। जो इंसान कभी बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता करता था, वह आज एक छोटी सी कैबिन में बैठकर बिल वाउचर चेक कर रहा था। इधर मीनाक्षी ने भी हिम्मत नहीं हारी। वह बीए ऑनर्स थी और सिलाई कढ़ाई में माहिर थी। उसने सबसे पहले मोहल्ले के बच्चों को अपने घर बुलाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत केवल 2 बच्चों से हुई, जिनकी फीस मात्र 200 रुपए महीना थी। इसके साथ ही उसने अपनी पुरानी सिंगर सिलाई मशीन को साफ किया, जिसे वह अपने मायके से लाई थी। दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे होती थी। मीनाक्षी उठकर पानी भरती, बच्चों के लिए खाना बनाती, उन्हें सरकारी स्कूल के लिए तैयार करती, क्योंकि बड़े इंटरनेशनल स्कूल की फीस भरने की उनकी औकात नहीं थी। फिर दोपहर भर सिलाई मशीन की टुक टुक आवाज पूरे कमरे में गूंजती। शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक उसका घर बच्चों की पढ़ाई का केंद्र बन जाता। रात को जब अजय थक कर घर लौटता तो मीनाक्षी उसके चेहरे पर सिकन नहीं आने देती थी। वह उसे मुस्कुराकर सादा खाना परोसती। दोनों मिलकर बच्चों को चटाई पर बिठाकर पढ़ाते। इस छोटे से घर में भले ही पैसों की तंगी थी, लेकिन वहाँ हंसी थी, प्रेम था और सबसे बढ़कर मानसिक शांति थी। वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। इस दौरान वैभव विला और शांति नगर के बीच की दूरी केवल किलोमीटरों में नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों की खामोशी में बदल चुकी थी। दोनों परिवारों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो चुकी थी। सविता ने पहले ही दिन अजय और मीनाक्षी के नंबर ब्लॉक कर दिए थे और विनोद को सख्त हिदायत दी थी कि वे छोटे भाई से कोई संपर्क नहीं रखेंगे। विनोद अंदर ही अंदर खोखले हो रहे थे। अजय के जाने के बाद रॉयल ग्रुप का काम तो चल रहा था, लेकिन उसमें वह नवीनता और दूरदर्शिता नहीं थी जो अजय की पहचान थी। कई बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल चुके थे, लेकिन सविता की किटी पार्टियों के खर्चे और उसकी झूठी शान में कोई कमी नहीं आई थी। सविता ने अब खुद को पूरी तरह हाई सोसाइटी के सांचे में ढाल लिया था। वह हर हफ्ते नए डिजाइनरों के कपड़े खरीदती, अपनी सहेलियों के साथ 5 स्टार होटलों में लंच करती और सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट लाइफ की तस्वीरें पोस्ट करती। लेकिन उसके अपने दोनों बच्चे उसकी पहुंच से दूर हो चुके थे।
उसका बेटा निशांत अब कॉलेज जाने लगा था, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा महंगी गाड़ियों और रेस में था। बेटी तान्या दिन भर अपने कमरे में बंद रहकर विदेशी ब्रांड्स के ऑनलाइन शॉपिंग में डूबी रहती थी। घर में पैसा तो था, लेकिन संवाद पूरी तरह खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ शांति नगर में मीनाक्षी की सिलाई की कला अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुकी थी। उसकी लगन और सादगी को देखकर मोहल्ले की महिलाएं उसके पास अपने कपड़े सिलवाने आती थी। मीनाक्षी केवल कपड़े नहीं सिलती थी, वह उन महिलाओं के सुख दुख भी सुनती थी। उसने मोहल्ले की कुछ गरीब महिलाओं को इकट्ठा करके एक छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया था, जहां वह उनमें मुफ्त में सिलाई सिखाती थी ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सके। अजय की ईमानदारी और मेहनत रंग ला रही थी। उसकी कंपनी के मालिक ने उसकी काबिलियत को पहचाना और उसे जनरल मैनेजर के पद पर प्रमोट कर दिया। अब उनके पास अपनी एक छोटी सी सेकेंड हैंड कार थी और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में होने लगी थी। विपरीत परिस्थितियों ने इस परिवार को और ज्यादा मजबूत और संस्कारी बना दिया। वक्त का पहिया 2 साल और आगे घूम गया। यह साल अनन्या और आरव के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अनन्या की 12वीं की परीक्षा थी और आरव की 10वीं की। दोनों बच्चों ने पिछले कई महीनों से दिन रात एक कर दिया था। घर में टीवी नहीं था और न ही उनके पास महंगे स्मार्टफोन थे। उनके पास केवल उनकी माँ के हाथ के बने नोट्स और पिता का हौसला था। जब बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हुए तो शांति नगर में जैसे दिवाली मन गई। अनन्या ने न केवल अपने स्कूल में बल्कि पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वहीं आरव ने 10वीं की परीक्षा में 98% अंक हासिल किए थे। सुबह सुबह अखबार के पहले पन्ने पर दोनों बच्चों की तस्वीरें छपी थी, जिसमें वे अपनी माँ मीनाक्षी और पिता अजय को मिठाई खिला रहे थे। पूरा मोहल्ला झूम उठा। ढोल नगाड़ों के साथ लोग अजय के छोटे से फ्लैट के बाहर इकट्ठा हो गए। मोहल्ले के बुजुर्गों ने अजय और मीनाक्षी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अजय भाई, सच में धन्य है आप और आपकी पत्नी, मोहल्ले के शर्मा जी ने कहा, जिनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज के जमाने में जहां बड़े बड़े रईसों के बच्चे बिगड़ रहे हैं, वहां आपने इस तंगहाली में भी अपने बच्चों को सोने जैसा शुद्ध बनाया है। माँ बाप हो तो ऐसे हो, जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दी। मीनाक्षी ने मलिनता से सभी के पैर छुए और उन्हें अपने हाथ से बनी गुजिया खिलाई। उसके चेहरे पर वही पुरानी सादगी और शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक संतोष था, स्वाभिमान की जीत का संतोष। उसी हफ्ते शहर के उस पुराने और सम्राट मोहल्ले में, जहां विनोद और अजय का पुश्तैनी नाता था, एक बहुत बड़ा श्रीमद् भगवत कथा और जगराता आयोजित किया गया। वह एक ऐसा पारिवारिक और सामाजिक आयोजन था जिसमें शामिल होना सविता के लिए मजबूरी भी था और अपनी अमीरी की नुमाइश करने का एक मौका भी। सविता अपनी नई चमचमाती मर्सिडीज कार से पंडाल के बाहर उतरी। उसने ऑफ व्हाइट कलर की बेहद महंगी चंदेरी सिल्क साड़ी पहनी थी, जिस पर असली सोने के तारों का काम था। गले में हीरो का चोकर सेट और आंखों पर डिजाइनर चश्मा। वह जैसे ही पंडाल के अंदर दाखिल हुई, उसने अपनी चाल में वह अभिजात वर्ग का घमंड बनाए रखा। वह वीआईपी सोफे पर जाकर बैठ गई। तभी उसके पुराने दिनों की कुछ सहेलियां और मोहल्ले की महिलाएं उसके पास आकर बैठ गई। अरे सविता, कितने सालों बाद देखा तुम्हें, कैसी हो? अब तो तुम लोग आसमान में उड़ रहे हो। वैभव बिल्ला के ठाट है तुम्हारे, एक महिला शीला ने तंज और तारीफ के मिले जुले लहजे में कहा। सविता ने अपनी हीरे की अंगूठी को हवा में लहराते हुए एक बनावटी मुस्कान दी। हाँ शीला, बस भगवान की कृपा है। विनोद जी का बिजनेस अब इंटरनेशनल हो गया है। मुझे तो इन सब छोटे आयोजनों के लिए समय ही नहीं मिलता, पर क्या करे, कुछ पारिवारिक रिश्ते निभाने ही पड़ते हैं। तभी दूसरी महिला कांता ने, जो अखबार हाथ में लिए बैठी थी, उसने बात का रुख बदला। वैसे सविता, तुम्हारी देवरानी मीनाक्षी और अजय भाई साहब तो सच में इस शहर के गौरव बन गए हैं। तुमने आज का अखबार देखा क्या? मीनाक्षी और अजय का नाम सुनते ही सविता के भीतर जैसे कोई कड़वाहट जाग उठी। उसने अपने चेहरे के भाव को छुपाते हुए कहा, नहीं, मुझे तो फुर्सत नहीं मिलती अखबार देखने की, और वैसे भी हमारी तो अब उतनी बातचीत नहीं होती। सब अपने अपने सर्कल में बिजी हैं। कांता चहकते हुए बोली,
अरे तुम अपने ही परिवार की इतनी बड़ी खबर से बेखबर हो। मीनाक्षी की बेटी अनन्या ने पूरे जिले में टॉप किया है। खुद मुख्यमंत्री उसके घर जाकर उसे सम्मानित करने वाले हैं। और सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, संस्कार तो ऐसे हैं कि आज भी अगर रास्ते में कोई बुजुर्ग मिल जाए तो कार से उतरकर पैर छूती है। मीनाक्षी ने अकेले दम पर सिलाई कढ़ाई करके और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। सुना है अजय भाई साहब को भी उनकी कंपनी ने बहुत बड़ा शेयर दिया है और उन्होंने अपने दम पर ग्रीन वैली में एक बहुत ही खूबसूरत सादगी से भरा नया बंगला खरीदा है। शीला ने बीच में टोकते हुए कहा, हाँ भाई मानना पड़ेगा, माँ बाप हो तो ऐसे हो, जिन्होंने बच्चों को विपरीत समय में भी बिखरने नहीं दिया बल्कि उन्हें निखार दिया। वरना आज के रईसों के बच्चों को देखो, पैसा आते ही बिगड़ जाते हैं, ना बड़ों का सम्मान करना जानते हैं और ना ही कोई तमीज होती है। पर मीनाक्षी और अजय ने साबित कर दिया कि असली दौलत तिजोरी में नहीं, बच्चों के संस्कारों में होती है। आज पूरा शहर उनकी परवरिश की मिसाल दे रहा है। महिलाओं की ये बातें सविता के कानों में पिघले हुए तेजाब की तरह गिर रही थी। हर एक तारीफ, हर एक विशेषण उसकी छाती पर किसी भारी पत्थर की तरह लग रहा था। वह जिस मीनाक्षी को पिछड़ी और बिना क्लास की कहकर अपने घर की दहलीज से बाहर निकाल चुकी थी, आज वही मीनाक्षी पूरे समाज की नजरों में पूजनीय बन चुकी थी। सविता को महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ बैठी महिलाएं भले ही उससे बात कर रही थी, लेकिन उनकी नजरों में उसके लिए कोई सम्मान नहीं था, केवल उसके पैसों का दिखावा था। असली सम्मान तो उस मीनाक्षी के हिस्से आया था जो यहाँ मौजूद भी नहीं थी। सविता से वहाँ एक पल भी और नहीं बैठा गया। उसका दम घुटने लगा था। वह सिर दर्द का बहाना बनाकर तुरंत पंडाल से उठी और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी तुरंत घर ले चलो। रास्ते भर कार के शीशे के बाहर की दुनिया धुंधली दिख रही थी और सविता के दिमाग में महिलाओं के वो शब्द किसी पुराने टेप की तरह बार बार गूंज रहे थे। माँ बाप हो तो ऐसे हो, असली दौलत तिजोरी में नहीं संस्कारों में होती है। उसने अपने खुद के जीवन के कैनवास पर नजर डाली। उसका अपना बेटा निशांत, जिसे उसने कभी कोई ताना नहीं दिया, जिसे पैसों की खुली छूट थी, वो पिछले ही हफ्ते रात को क्लब से शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था और पुलिस ने उसे हवालात में डाल दिया था। विनोद ने अपनी ऊंची पहुंच और पैसों के दम पर उसे बदनामी से बचाया था। उसकी बेटी तान्या, जो दिखने में तो मॉडर्न थी, लेकिन अपनी माँ को ओल्ड फैशन कहकर सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। घर में पैसा तो था, लेकिन कोई किसी के साथ बैठकर हंसने वाला नहीं था। जैसे ही गाड़ी वैभव विला के आलीशान गेट के अंदर दाखिल हुई, सविता को वो महल नहीं बल्कि एक आलीशान कब्रिस्तान जैसा लगा। वह गाड़ी से उतरी और बिना किसी नौकर या विनोद की तरफ देखे सीधे सीढ़ियों से दौड़ते हुए अपने बेडरूम में चली गई। उसने अंदर से दरवाजे बंद कर लिया और छिटकनी चढ़ा दी। कमरे का सन्नाटा और उसकी भव्यता आज उसे काटने को दौड़ रही थी। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खुद को देखा। महंगी ऑफ व्हाइट सिल्क साड़ी, गले का हीरो का हार, चेहरे पे महंगी मेकअप की परत, लेकिन इस चमक के पीछे जो औरत खड़ी थी, वह अंदर से कितनी अकेली, कितनी खोखली और कितनी दरिद्र हो चुकी थी। यह उसे आज पहली बार साफ दिखाई दे रहा था। उसका पैर लड़खड़ाया और वह बेड के पास फर्श पर बैठ गई। अचानक उसके भीतर का सारा बांध टूट गया। वह अपने मुंह पर आंचल रखकर फूट फूट कर सिसक कर रोने लगी। उस अकेले आलीशान और ठंडे कमरे में उसकी सिसकियों को सुनने वाला भी कोई नहीं था। उसे एक गहरा, कड़वा और अंतहीन पश्चाताप हो रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने सावित्री जैसी गरीब नौकरानी को बासी भोजन देकर उसकी लाचारी का मजाक उड़ाया था। कैसे उसने मीनाक्षी की सादगी और उसके कपड़ों पर तंज कसे थे। कैसे उसने उस भाई अजय को घर से बेदखल होने दिया था, जिसकी रात दिन की मेहनत की मलाई आज वे इस बंगले में बैठकर खा रहे थे। मैंने क्या कर दिया? सविता ने रोते हुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। पैसों का घमंड इस कदर मेरे सिर पर चढ़ गया था कि मैंने इंसानों को इंसान समझना छोड़ दिया। मैं सबको अपनी इस झूठी रईसी की तराजू में तोलने लगी थी। मैंने खुद अपने हाथों से अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया।
मैंने रिश्तों की बलि दे दी और बदले में मुझे क्या मिला? एक खाली महल, बिगड़े हुए बच्चे और एक ऐसा पति जो मेरे साथ खड़ा तो है पर जिसका मन मुझसे कोसों दूर जा चुका है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो फर्श पर पड़ी रोती रही। मखमली गद्दों और हीरो के साय में बिखरी हुई वह अमीर औरत आज अपनी नजरों में दुनिया की सबसे गरीब इंसान बन चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि जीवन का असली वैभव पैसों से नहीं बल्कि प्रेम, सादगी और अपनों के सम्मान से बनता है, जिसे वह बहुत पीछे छोड़ आई थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे छट रहा था और वैभव विला की खिड़कियों से सुबह की पहली किरण अंदर आ रही थी। सविता पूरी रात फर्श पर बैठी रोती रही थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी और उसका अहंकार पूरी तरह आंसुओं में बहकर साफ हो चुका था। उसने उठकर आईने में अपना चेहरा देखा। उसने अपने गले से वह हीरो का हार उतारा और उसे ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। उसने महसूस किया कि इस हार का बोझ उसके दिल के बोझ से कहीं कम था। उसने कमरे का दरवाजा खोला। सामने विनोद डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठे चाय पी रहे थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी उदासी थी। सविता चुपचाप उनके पास गई और उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। विनोद ने अचरज से उसकी तरफ देखा। सविता ने बिना किसी औपचारिकता के विनोद का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। विनोद जी, सविता की आवाज में पुराना तीखापन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कशिश और विनम्रता थी। क्या हम एक बार अजय और मीनाक्षी के नए घर जा सकते हैं? मैं मीनाक्षी से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को फिर से वो संस्कार देना चाहती हूँ जो मैं पैसों की चकाचौंध में भूल गई थी। मुझे ये महल नहीं चाहिए। मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। विनोद ने सविता की तरफ देखा। उन्हें अपनी पत्नी की आंखों में वो घमंड नहीं बल्कि एक माँ और एक भाभी का सच्चा पश्चाताप दिखाई दिया। विनोद के चेहरे पर सालों बाद एक सच्ची मुस्कान आई। उन्होंने सविता के हाथ को सहलाया और कहा, चलो सविता, आज एक नई सुबह हुई है। कहानी का यह अंत इस बात का गवाह है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर उसके भीतर पश्चाताप की अग्नि जल उठे तो वह अपनी आत्मा को फिर से शुद्ध कर सकता है। पैसों की जीत अस्थायी होती है, लेकिन संस्कारों और आत्मसम्मान की यात्रा शाश्वत होती है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।